गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में अपने क्या पढ़ रहे थे, विद्युत चुंबकीय तरंगे और उनके गुण पढ़ रहे थे। और अपने वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से अपने ख़त्म किया था। क्लियर। तो लास्ट पॉइंट के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना तरंग संख्या होती है। तरंग संख्या क्या होती है बच्चों? तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? तरंग संख्या कहलाता है। क्लियर। तो अपने लिख देते हैं तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम तरंग संख्या कहलाता है। तरंग संख्या कहलाता है। क्लियर है। तरंग दैर्ध्य को क्या बोलते हैं अपने? न्यू। तो इसका उल्टा हो जाएगा न्यू बार। क्लियर। तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम क्या कहलाता है अपने पास? अब 1/λ। लैम्डा अपने पास क्या है? तरंग दैर्ध्य। ठीक है। इसको 1/λ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। और तरंग संख्या को दर्शाते हैं अपने न्यू बार के माध्यम से। क्लियर। और लैम्डा जो नापते हैं सेमी में मापते हैं, तो इसे किस में मापेंगे? सेमी इनवर्स। इसे सेमी इनवर्स में व्यक्त किया जाता है। व्यक्त किया जाता है। इसे सेमी इनवर्स में व्यक्त किया जाता है। तो तरंग संख्या अपने पास क्या है कि तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं। इसे न्यू बार से दर्शाते हैं और इसे मापा किस में जाता है? सेमी इनवर्स में मापा जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं आयाम की। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अपने पास आयाम, या बोलते हैं एम्पलीट्यूड। आयाम। ठीक है। इसे ए से दिखाते हैं, ए से। अब बात करते हैं आयाम होता क्या है। ये कोई तरंग है, ये स्रोत से जा रही है। ठीक है। ये उसकी क्या है? चौड़ाई। और ये क्या है? गहराई। ठीक है बच्चों। तो किसी तरंग की चौड़ाई यानी यहां से लेकर यहां तक का क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। ठीक है। या गहराई यहां से लेकर यहां, ये भी क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। सिंपल। तो आपके पास सिंपल सी परिभाषा होगी, किसी तरंग के चढ़ाव की ऊंचाई तथा किसी तरंग के चढ़ाव की ऊंचाई तथा उतार की गहराई को आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। आयाम क्या होता है? किसी तरंग के चढ़ाव की ऊंचाई तथा उतार की गहराई को क्या कहते हैं? आयाम कहा जाता है। क्लियर। और यह प्रकाश की तीव्रता और चमकीलेपन को ज्ञात करने का सबसे उत्तम साधन है। कौन सा? आयाम। चमकीलेपन यानी जितना ज़्यादा आयाम होगा प्रकाश उतना ही ज़्यादा क्या होता है? चमकीला होता है। अब बात करते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल। आवर्तकाल यानी काल आ गया, समय की बात हो रही है। क्लियर। ये तरंग है, यहां से लेकर यहां आने में एक पूरा चक्कर लगाने में, ये यहां पर है, ये तरंग मैंने बना दिया पॉइंट यहां पर, ये घूम के आई वापस यहां पर। इन एक चक्कर लगाने में लगा समय का कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है। किसी तरंग को एक चक्कर लगाने में या कंपन करने में लगा समय
आवर्तकाल कहलाता है। क्लियर? किसी तरंग को एक चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? आवर्तकाल कहलाता है। क्लियर? आवर्तकाल यानी एक चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। क्लियर? इसे टी से दर्शाते हैं, टी से। सिंपल है। अब एक बात नोट डाल देते हैं। नोट में क्या है? नोट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब अपने स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तब अपने को काम आता है। तो इसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या बोला जाता है बच्चों? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब बात है क्या, स्पेक्ट्रम होता क्या है? आपको बताना है कि अगर अपने विद्युत चुंबकीय तरंगे किसी भी प्रकार की हो, उनकी तरंग दैर्ध्य के घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम या आवर्ती के घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जिस संरचना का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो अपने एक ही लिख लेते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या घटते हुए क्रम में रखने पर जिस व्यवस्था का निर्माण होता है उसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। बहुत ही बढ़िया है टॉपिक ये। याद रखना, जब अपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो अपने को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होता है कि कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उनको अपने या तो तरंग दैर्ध्य के क्रम में जचा दें, बढ़ते हुए या घटते हुए, या अपने आवर्ती के क्रम में उनको अरेंज कर दें। क्लियर है? तो इस टाइप की व्यवस्था को अपने क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। क्लियर है? तो अब अपने ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के सभी गुण समाप्त हो गए हैं। अब अपने टॉपिक करते हैं नेक्स्ट, वो है समस्थानिक तथा समभारिक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास कौन सा है? समस्थानिक तथा समभारिक। ठीक है, तो पहले अपने टॉपिक डाल लेते हैं, वो अपने पास समस्थानिक करते हैं। समस्थानिक जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोटोप। आइसोटोप। तो समस्थानिक में क्या होता है? सम है जिसका स्थान, समस्थान। स्थान किसके लिए आता है? प्रोटॉनों के लिए। किसके लिए आता है? प्रोटॉन के लिए। तो सिंपल सी परिभाषा होगी कि वे स्पीशीज जिनका स्थान समान होता है। क्लियर? मैं लिख देता हूं, वे स्पीशीज जिनका स्थान समान होता है समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
समस्थानिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, पॉइंट बना के लिखेंगे। इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। किसकी संख्या समान होती है बच्चों? प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, जबकि परमाणु भार तथा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, भिन्न होती है। क्लियर है बच्चों? बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। उसके उदाहरण करते हैं, ठीक है? उदाहरण एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन, इसमें 3 समस्थानिक है इसके, ठीक है? हाइड्रोजन में यहां पर लिख देता हूं प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है और इसका दूसरा समस्थानिक है ड्यूटेरियम, ठीक है? इसमें भी 1 प्रोटॉन है। इसका तीसरा समस्थानिक है जिसे बोलते हैं ट्रिटियम, इसमें भी 1 प्रोटॉन है। क्लियर है? अब हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन आता है इसलिए इसे बोलते हैं प्रोटियम, इसमें इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसे बोलते हैं ट्रिटियम। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या पर। न्यूट्रॉन इसके अंदर होता है 0, यानी परमाणु क्रमांक समान है, प्रोटॉन की संख्या समान है, प्रोटॉन 1 लिख दिया। ड्यूटेरियम में भी 1, ट्रिटियम में भी 1, प्रोटॉनों की संख्या समान है, यानी स्थान समान है सभी का। क्लियर? अब बात आती है न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन यानी प्रोटियम, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है 0। परमाणु भार आपको बताया गया है, किसका योग होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पता है, जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन उतने होते हैं, तो सभी में 1-1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ प्रोटॉन की बात नहीं होती। अब जोड़ देंगे कितना? 1 0 1। क्लियर? इसमें सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है इसलिए इसे बोलते हैं प्रोटियम। अब इसमें 1 न्यूट्रॉन भी होता है, यानी 1 और 1 कितने हो गए? 2, तो परमाणु भार 2, यानी भारी हो गया ये। क्लियर? एक तो होता है H2O जल, एक होता है D2O, इसे बोलते हैं भारी जल। क्या बोलते हैं? भारी जल, ठीक है? अब ट्रिटियम में क्या होता है? 2 प्रोटॉन होते हैं, यानी परमाणु भार अपने पास कितना आ गया? 3 आ गया। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है? इससे मेनली क्या बनता है? H2O बनता है, जिसे अपने बोलते हैं जल, जो अपने पीते हैं। क्लियर? इससे D2O बनता है, जिसे बोलते हैं भारी जल। ये क्या होता है? नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन, उसमें मंदक के रूप में काम में लिया जाता है। मंदक के रूप में, जैसे अभिक्रिया को धीमा करना हो ना, तो इसका उपयोग किया जाता है भारी जल का, ठीक है? ये ट्रिटियम बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, तो इससे बनता है T2O। ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है इसलिए सामान्यतः काम में नहीं लिया जाता। ट्रिटियम क्या है? रेडियो एक्टिव है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, प्रकृति में बहुत कम पाया जाता है। क्लियर? तो समस्थानिक आपके क्लियर हो गए होंगे। अब अपने पास बात करते हैं समभारिक की। कौन सा? समभारिक। दूसरा पॉइंट अपने पास इसके अंदर, समस्थानिक के बाद समभारिक। नाम से पता चल गया, भार समान हो। वे स्पीशीज जिनका भार समान हो क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। वे स्पीशीज जिनका भार समान होता है समभारिक कहलाते हैं। भार समान होता है,
समभारिक कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों? इसमें क्या है, प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है। ठीक है, इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण कार्बन, ठीक है, और एक अपने पास नाइट्रोजन। कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं? 6। नाइट्रोजन में कितने हैं? 7। तो यहाँ प्रोटॉन 6 और 7। न्यूट्रॉन कितने हैं? तो ये कार्बन 14, कार्बन का एक समस्थानिक होता है कार्बन 14, जिसका परमाणु भार होता है 14। नाइट्रोजन का भार 14। तो देखो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 8। इसमें कितने हो गए? 7। अलग अलग है, ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 14 हो गया। इसका परमाणु भार कितना है? 14। और इसका परमाणु भार भी 14। यानी ये क्या है, आपस में समभारिक है। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये न्यूट्रॉन समान आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन समान आ सकते हैं, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये तो बहुत ही कम चांस में आ जाता है। ठीक है, अब देखो परमाणु भार समान है, तो ये आपस में क्या, समभारिक। एक उदाहरण और ले लेते हैं। ये अपने पास ऑर्गन, परमाणु क्रमांक 18, परमाणु भार 40। और पोटेशियम, परमाणु क्रमांक 19, परमाणु भार 40। कैल्शियम, परमाणु क्रमांक 20, परमाणु भार 40। तो देखो तीनों में क्या है, परमाणु भार समान है। ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या यहाँ 18 है, यहाँ 19 है, यहाँ 20 है, प्रोटॉन अलग अलग है। और न्यूट्रॉन तीनों में देख लेते हैं, यहाँ पर कितने हैं? 22, यहाँ 21 और यहाँ 20। तो तीनों में न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार के जो स्पीशीज होती है उन्हें क्या बोलते हैं, समभारिक बोला जाता है। क्लियर है बच्चों? हो जाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से होंगे। अब अपने करते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और करते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा होगा आपने, ठीक है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है? देखो अपने घर वाले क्या कहते हैं, हमने कई बार कहते हैं ना कि भाई गर्मियों में काले कपड़े पहन के बाहर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि जब अपने काले कपड़े पहन के जाते हैं, ये क्या है, ब्लैक बॉडी है, ठीक है। जैसे बाहर जाएंगे तो ये सभी विकिरणों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। जैसे विकिरण अवशोषित करेगा तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, ब्लैक बॉडी यानी कृष्णिका की ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। ब्लैक बॉडी मतलब क्या होता है, कृष्णिका, याद रखना, कृष्णिका को बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और ये क्या करता है, सभी प्रकार की विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। अब जब भी मैं ब्लैक बॉडी को गर्म करूंगा तो उससे विभिन्न प्रकार की विकिरणें निकलती है। क्या निकलती है? विकिरणें निकलती है। और वो विकिरणें लगातार नहीं निकलती। मान लो आप किसी बंदूक से गोली चला रहे हो, ऐसा तो नहीं एक के साथ ही सारी गोलियां निकल रही है पीछे लगी हुई, नहीं ना। तो वो गोलियां क्या करती है, एक एक करके निकलती है। उसी टाइप से क्या होता है, जब भी किसी ब्लैक बॉडी को गर्म किया जाता है तो उसमें से विकिरणें उत्सर्जित होती है, वो सतत यानी लगातार ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होती है, ठीक है। और उन पैकेट को क्या बोलते हैं, फोटोन या क्वांटा। क्वांटा इसलिए बोलते हैं क्वांटीकृत होती है, ठीक है, ठीक है, वो पैकेट के रूप में होती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार
अनुसार। पहला पॉइंट, कृष्णिका में से, या सिंपल कर लेते हैं कि विकिरणों का उत्सर्जन सतत नहीं होता, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है। पैकेट के रूप में होता है, रूप में होता है, जिसे फोटोन, फोटोन फोटो पार्टिकल, ठीक है, या क्वांटा कहते हैं। क्लियर? तो कभी भी ब्लैक बॉडी को गर्म किया जाता है तो उसमें जो विकिरणों का उत्सर्जन, ठीक है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं या क्वांटा, ठीक है, क्वांटा या क्वांटम कहते हैं, ठीक है। अब देखो, प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा, यानी कुछ ऊर्जा होगी उसकी, मैं यहां लिख देता हूं, प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा, ऊर्जा E, ठीक है, विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। कहने की बात है, ये ऊर्जा E समानुपाती आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति होती है न्यू, याद होगा आपको, न्यू। कहने की बात है, मेरे पास ये मार्कर है, मैं आपको मारूंगा तो हल्के से मारूंगा तो क्या होगा? आवृत्ति कम है तो आपको लगेगी नहीं, और वहीं मैं मार्कर स्पीड से मारूंगा, आवृत्ति बढ़ा दूंगा तो क्या हो गया? आपको चोट ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। तो अपने E हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? H न्यू। न्यू बराबर आपने पढ़ा आवृत्ति में C लैम्डा होता है, ठीक है। तो E बराबर अपने पास HC लैम्डा हो गया। H अपने पास क्या है? H अपने पास है प्लांक स्थिरांक, प्लांक स्थिरांक। इसका मान फिक्स होता है, दो टाइप से, ठीक है, 6.62 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकेंड। क्लियर? और क्या होता है? 6.62 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकेंड। और जो अपने एग्जाम में ज़्यादातर न्यूमेरिकल में काम लेते हैं वो ये रहता है, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। सिंपल है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो भाई प्लांक यही कहता है, प्लांक में को सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, E बराबर H न्यू, ठीक है। प्लांक कहता है कि ऊर्जा का अवशोषण सतत ना होकर या उत्सर्जन सतत ना होकर किससे होता है? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? क्वांटम या क्वांटा बोला जाता है। अगर अपने पास प्रकाश की ऊर्जा रहती है तो उसे बोलते हैं फोटोन बोला जाता है। ये बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा माथापच्ची इसके अंदर नहीं है। क्लियर? अब बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की। किसकी बात करें बच्चों? प्रकाश विद्युत प्रभाव की। नेक्स्ट जो अपने पास है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। विद्युत प्रभाव सिंपल सा है, कोई ज़्यादा माथापच्ची इसमें भी नहीं है। इसमें दो ही पॉइंट पढ़ने हैं अपने को मेन। पहले मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये अपने पास कोई धातु की प्लेट है,
ठीक है बच्चों, ये अपने पास कोई धातु की प्लेट पड़ी है, ठीक है, ये अपने इसको धातु की प्लेट है, क्या है, धातु की प्लेट, ठीक है। इस धातु की प्लेट को अपने को ध्यान से देखना है, ठीक है। अब क्या होता है, जब इस धातु की प्लेट पर किसी उच्च आवृत्ति की, यहां पर मैं लिख देता हूं उच्च आवृत्ति का प्रकाश पुंज, पुंज क्या होता है, गुच्छा, पैकेट मान लेते हैं, पैकेटों का समूह, आके जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश पुंज इस धातु के ऊपर टकराएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसके धातु के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बाहर, तो मैं इसको नाम दे देता हूं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, सिंपल है। तो आपको लिखना है बहुत ही सिंपल सी बातें, ठीक है। जब एक उच्च आवृत्ति का प्रकाश पुंज धातु की सतह से टकराता है तो उसमें से, तो धातु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और आप एक बार में भी समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन निकला प्रकाश पुंज के कारण निकला, ठीक है, और इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन का जैसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलने से कुछ क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, उसे बोलते हैं प्रकाश विद्युत ऊर्जा, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। इस निकले या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तथा इससे निर्मित ऊर्जा को प्रकाश विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब होता क्या है कि इस धातु की सतह से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपने मान लेते हैं कि भाई 100 ऊर्जा चाहिए, ठीक है। मान लो मेरे को कोई सामान लेना है, और वो सामान है ये मान लो ये मार्कर लेना है, ठीक है। ये है अपने पास 1000 रुपये का, क्लियर। तो ऐसा होगा क्या, मैं 900 रुपये हो मेरे पास और मैं इसे ले सकता हूँ, नहीं, नहीं ना। तो होगा क्या, मेरे पास 1000 रुपये होंगे तो ही मैं इसे ले सकता हूँ। उसी टाइप से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक फिक्स आवृत्ति या निश्चित आवृत्ति की अपने पास क्या चाहिए, प्रकाश पुंज चाहिए, क्लियर, तभी ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और वो आवृत्ति अपने पास कौन सी होती है, देहली आवृत्ति होती है, ठीक है। वो आवृत्ति क्या होती है, देहली आवृत्ति होती है, देहली आवृत्ति। तो मैं इसके बारे में लिख देता हूं कि धातु की
सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक निम्नतम ऊर्जा आवश्यक निम्नतम आवर्ती देहली आवर्ती कहलाती है। यानी मैं क्या करूं, आवर्ती बढ़ा दूंगा तो ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन के निकलने की स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर है बच्चों? अब ये जो प्रभाव दिया था किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। तो इसका जो गणितीय रूप है वो लिख लेते हैं। गणितीय रूप प्रकाश विद्युत प्रभाव का, फिर एक आधे इसके उपयोग पढ़ लेंगे, ठीक है? तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा वो है 1/2 mv², और अधिकतम है तो मैक्सिमम डाल दिया, ठीक है? और बराबर में अवशोषित ऊर्जा माइनस देहली ऊर्जा। अवशोषित ऊर्जा होती है एच न्यू और देहली ऊर्जा होती है एच न्यू 0 मान लेते हैं। न्यू बराबर अपने पास क्या होता है? सी लैम्डा। न्यू बराबर अपने पास सी लैम्डा होता है बच्चों, ठीक है? तो मैं न्यू की वैल्यू रख देता हूं एच सी लैम्डा माइनस एच सी लैम्डा ओ। कॉमन ले लिया मैंने एच सी, ठीक है? और 1/λ माइनस 1/λ ओ, और यहां पर आ गया 1/2 mv² मैक्सिमम। अधिकतम गतिज ऊर्जा अपने पास इतनी आती है। ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत संबंध है। कौन सा है? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत संबंध है। देखो, बहुत ही आसान तरीके से आज का लेक्चर अपने कंप्लीट किया, और कल अपने पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है? और बोर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो अपने को क्या करना है आज के लिए, आपको क्या करना है, इस चैप्टर अपने को अभी कंप्लीट किया है इसको बढ़िया से पढ़ना है, और ताकि अपने आगे जो आने वाले टॉपिक्स हैं उसमें दिक्कत ना आए। वैसे आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं आएगी और ना आगे दिक्कत आएगी केमिस्ट्री में, ठीक है? और साथ के साथ अपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते रहेंगे और बढ़िया बढ़िया आपको केमिस्ट्री की बातें बताते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू, बाय।